हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सब लोग अपना कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। इस वीडियो में मैं एक 45 डेज़ की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ आप लोग के लिए, स्टडी प्लान। और इन 45 डेज़ में अगर आप रेगुलरली वो फॉलो करते हैं जो मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोग आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स भी क्लियर करेंगे और मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर करेंगे। और आगे अभी क्या है कि आपका आईबीपीएस का भी एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है और स्टेट बैंक का भी एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है। तो अगर इन 45 दिनों में आप बहुत ही मेहनत करते हो, अच्छे से सीरियस होकर अगर आप मेहनत करते हो, तो एक तो ये आरआरबी में आपके काम आएगा ही, होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट इसके अलावा आगे एसबीआई का भी एग्जामिनेशन है, आईपीएस का भी एग्जामिनेशन है, एलआईसी के भी कुछ एग्जामिनेशन आने वाले हैं, एनआईसीएल का भी आने वाला है। तो सारे एग्जाम में आपको ये फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं दो तरीके के एस्पिरेंट्स के लिए इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। एक जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, उनका पहला अटैम्प्ट होने वाला है, 2-3 महीने से वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एक तो ऐसे एस्पिरेंट हुए। दूसरे कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है उनका ये दूसरा अटैम्प्ट हो या हो सकता है पहला ही अटैम्प्ट हो, पर उनको मिनिमम 6 मंथ्स हो चुके हैं तैयारी करते हुए। तो मैं इस वीडियो में ये चीज़ शेयर करूंगा कि आपको प्री भी तैयार करना है, साथ ही साथ मेंस भी तैयार करना है। तो ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मैं स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसमें आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप सिर्फ 2-3 घंटे में प्री और मेंस दोनों कवर कर लोगे। और ये डेली बेसिस पर, ऐसा नहीं कि आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, कल आप 2 घंटे पढ़ रहे हो। हालांकि टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है आपकी पढ़ाई का, बट अभी जैसा हमारा पैटर्न चल रहा है, जैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसी कट ऑफ जा रही है, उस बेसिस पर आपको मिनिमम इतनी टाइम रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स पे डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स पे हम थोड़ा देर बात करेंगे, फिर हम मेंस पे बात करेंगे, फिर हम कंबाइंड बात करेंगे कि दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करेंगे। प्री में अगर हम आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों पर डिस्कस करें तो प्रीलिम्स में आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होता है। आपको कंपोजिट टाइम देता है 45 मिनट्स का। इसमें वो आपके ऊपर है कि 45 मिनट में आप किस सेक्शन पे कितना टाइम देते हैं। यहाँ पे एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमको सब सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारी स्पीड भी है, हमारी एक्यूरेसी भी है, बट स्टिल आप टाइम मैनेजमेंट में अगर धोखा खाते हो तो आपका पेपर खराब होता है, पहली बात। अब दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई हमको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लरिकल की कट ऑफ की बात करें तो पेपर थोड़ा ईजी आता है लिटिल बिट, और उसकी कट ऑफ जो है वो 75 के अराउंड जाती है, आप पिछले 3-4 साल से अगर देखो तो। और अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो वो 60 के अप्रॉक्स आपकी कट ऑफ जाती है, 50 to 60, मान के चलो 60 के करीब ही आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। तो अब इस हिसाब से ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम, लाइट ही चली गई साला, तो इस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका मॉक टेस्ट। जो भी बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, बहुत कम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 1-2 ही मॉक टेस्ट देने वाले हैं, उनका प्रीलिम्स किसी हाल में भी क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अब ये जो 45 डेज है, इसमें कम से कम डेली 4 मॉक टेस्ट देने हैं। डेली 4 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं। इसलिए 4 मॉक टेस्ट आपको देने हैं क्योंकि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में, उतना ही ज़्यादा आप करीब पहुँचोगे अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। और जो 4 मॉक टेस्ट हैं, सारे के सारे आपको ऑनलाइन नहीं देने हैं। आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपने परचेज कर रखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, आपको मिनिमम 2 सोर्सेस को फॉलो करना है। मैक्सिमम अगर आप 3-4 करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 2 को आपको फॉलो करना रहता है। अब क्या होता है कि भाई आप 2 मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे लो, और मैं ये भी कहता हूँ कि ऑफलाइन भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पेन पेपर पे भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ऑफलाइन बुक्स पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे कहते आया हूँ कि भाई किरण की बुक ले लिया करो, आप लोग अरिहंत की बुक ले लिया करो, बीएससी मैगजीन आता है, इन सबको खरीदो, खरीद के उन पर ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करिए जब आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मॉक टेस्ट हमारे टाइम टू टाइम ओपन होते हैं। अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट परचेज किया है तो वो टाइम टू टाइम ही ओपन होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो मॉक टेस्ट अभी 3 से 4 आप प्रीलिम्स का देंगे, और साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जहाँ कुछ सिलॉक्स हुए, इनइक्वालिटी हुए, ब्लड रिलेशन हुए, इन सब में अगर आपसे एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चन हो गए, अगर उसमें भी आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, उन पे आपको रीजनिंग में ध्यान देना है। पजल के सारे टाइप, जितने भी टाइप के पजल हैं, 4-5 टाइप्स के पजल आपके आते हैं, ठीक है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, इनसाइडर, आउटसाइडर, इन सब पे आपको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करनी है।
और खुद को ये चीज़ आपको खुद को भी एनालाइज करना है कि आप किस चीज़ में अपना बेस्ट देते हो और किस चीज़ में आप अटकते हो। जिस चीज़ में आप अटक रहे हो अभी फिलहाल, तो ये टाइम है कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे भागना नहीं है हमको। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा और आपको टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, इन सब में आपकी स्पीड बढ़ेगी। सेम एज वेल एज मैथमेटिक्स में भी सारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जो जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिन जिन चैप्टर से आप भागते हो, उन सबको पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर इतना आप अभी तक करते हो, 45 डेज आपके पास अप्रॉक्स बचे हुए हैं, क्योंकि हम लास्ट ऑफ जून में चल रहे हैं, आपका अगस्त में प्रीलिम्स है, तो लगभग आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं। अगर आप डेली बेसिस पर भी 4-4 मॉक टेस्ट देते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंचोगे। और एक खास बात और रखनी है, मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो आपको अपने परसेंटाइल पे गौर ज़रूर करना है। परसेंटाइल आपके कितने आ रहे हैं? 95% अगर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, परसेंट नहीं परसेंटाइल, मैंने परसेंट और परसेंटाइल में आपको डिफरेंस समझा रखा है कई बार। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्रीवियस वीडियोस मेरे कुछ देख लीजिएगा, मैंने परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज कमेंट करिएगा, जिनको नहीं पता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो में परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस बता दूंगा आप लोग को। आपको यही देखना है कि भाई आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। अगर आपके परसेंटाइल 90 से नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसी अभी आपकी कंपटीशन चल रही है उसमें आपके परसेंटाइल का 90% से ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IBPS एक सीट पे 10 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है। और अगर सारे मॉक टेस्ट में आप 90% से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। तो परसेंटाइल का खास ध्यान रखिए, जो जो वीक सेक्शंस है उन पे काम करिए और डेली मॉक टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन भी दीजिए, ऑनलाइन भी दीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। प्रीलिम्स की यही स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा प्रीलिम्स क्लियर करने का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, साथ ही साथ अपनी कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना है। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब पे आपकी इतनी क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मन में ही आप कई बार काउंट कर लो। मल्टीप्लिकेशन के सेकंड वेरिएबल तक कई बार ऐसे शॉर्टकट्स आते हैं जिनको आप देखिए, समझिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए या ऑनलाइन सर्च कीजिए। ऐसा मत बैठे बैठे मत रहिए कि आपको कोई चीज़ें कोई ला के दे दे, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कैसे हम सबसे सिंपलेस्ट वे में सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन कर सकें। यही सब चीज़ें हैं। जो ध्यान रखता है वो प्रीलिम्स को क्लियर कर पाता है, जो नहीं ध्यान रखता है वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से पीछे हो जाता है। ये आपकी रही प्रीलिम्स की। अब हम सिर्फ मेंस पे डिस्कस करेंगे 10 मिनट। मेंस के बाद हम कंबाइंड थोड़ा सा बात करेंगे। अगर मैं मेंस की बात करूँ, इसके सिलेबस की बात करूँ, तो आपके मैथ्स रीजनिंग तो आएंगे ही, मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साथ ही साथ आपके 3 सब्जेक्ट्स और आते हैं, हिंदी, GA और कंप्यूटर। RRB जनरली उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिनकी इंग्लिश वीक है वो RRB में अपना हाथ आजमाते हैं। बट अगर आपकी इंग्लिश वीक नहीं है और आप एक इंग्लिश भी आपकी अच्छी, तो भी आप इंग्लिश सेलेक्ट करके भी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन है, बाइलिंगुअल है आपका, तो दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करके आप मेंस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान ये रखेंगे कि भाई मेंस में आपको अगर बाकी बच्चों से आगे जाना है तो जो हिंदी, GA और कंप्यूटर, ये जो 3 सेक्शन है, इनमें कहीं ना कहीं आपको बाकी बच्चों से गैप क्रिएट करना पड़ेगा। इसके पीछे के रीज़न को समझिए। मैथ्स और रीजनिंग हर किसी का फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है सॉल्व करने में, आपको इंटरेस्ट आता है। रही बात हिंदी की, GA की और साथ ही साथ कंप्यूटर की, ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, इसको जनरली लोग अवॉइड करते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा नंबर लेके आऊँगा और ये तीनों मैं अगर हल्के में भी लेके चलूँ तो मैं मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाऊँगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी से आपको क्या करना है कि मेंस की तैयारी अगर आपको करनी है तो सबसे पहले अभी से हिंदी के, GA के और कंप्यूटर के तीनों के सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। डेली कम से कम 1.5-2 घंटा इन सेक्शन के लिए टाइम निकालिए आप लोग, समझ गए? ये आप करेंगे। दूसरा एक काम आप और करेंगे कि करंट अफेयर्स अब कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ्स के आप तैयार कर लीजिए। सितंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप कम से कम मार्च से पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है। जो भी बच्चे GA में अच्छा नंबर लाते हैं वो किसी एक ऐसे कैंडिडेट से बहुत आगे जाते हैं जो कि सिर्फ मैथ्स में नंबर लेके आ रहा है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्कोरिंग है, अभी से इनका सेक्शनल देना शुरू कीजिए, इनको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ कि भाई कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ के आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं करने वाले। हमको यहाँ पे कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, हमको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चे मार्केट में बहुत हैं। मैं ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो आज भी मुझसे पढ़ते हैं, जो कि 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, बट स्टिल उनका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 6-7 घंटे पढ़ाई की, बट थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करके पढ़ाई किया, या मैंने जो उनसे बताया उस चीज़ को फॉलो करके उन्होंने पढ़ाई की, वो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच में
एज ए मैनेजर की पोस्ट में हैं, असिस्टेंट के पोस्ट पे हैं, फील्ड अफसर के पोस्ट पे हैं, किसी ना किसी पोस्ट पे वो आज हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अभी से ही आपको जीए पूरा प्रिपेयर करना है अच्छे से। 6 महीने करंट अफेयर। सोर्सेज की बात करें तो मिनिमम 2 सोर्सेज है। आप सबको पता है अड्डा का ऐप आप सबके पास रखते हो। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें अच्छी हैं मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। अड्डा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप अड्डा से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। उसके अलावा अफेयर्स क्लाउड होता है, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बोल्ट आता है, ईसीएस बाबा के भी कुछ पीडीएफ्स आते हैं। ये सब ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप करंट अफेयर्स अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिए। हिंदी के सेक्शनल मॉक टेस्ट पढ़ने के साथ साथ सेक्शनल देना शुरू कीजिए। साथ ही साथ इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट दीजिए, जो बच्चे इंग्लिश इसमें अटेम्प्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर के लिए पहले तो अरिहंत की बुक है उससे पढ़िए, लूसेंट की बुक है उससे पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ डेली बेसिस पर सेक्शनल मॉक टेस्ट करिए। मेंस की यही स्ट्रेटजी है। बात करें मेंस में रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो ये कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि जो रीजनिंग का लेवल है अगर हम देखें मेंस में, तो जो पजल्स हैं वो काफ़ी टेक्निकल आते हैं। या तो उसमें बहुत सारे डेटा दिए रहते हैं तो बहुत टाइम लगता है, या तो उसमें बिल्कुल भी डेटा नहीं दिया रहता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें तो डेटा दिया ही नहीं है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे पजल्स आते हैं। तो जिन बच्चों का प्रीलिम्स एटलीस्ट एक बार क्लियर हो चुका है पिछले साल, या तो जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भाई इस बार वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, उनके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बीएससी की एक मैगज़ीन आती है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने उस पर बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बीएससी की मैगज़ीन। वो आप लोग जाके मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। 50-60 रुपये की आएगी, या हो सकता है अब रेट बढ़ गया हो भाई, 60-70 रुपये हो चुका है शायद। वो मैगज़ीन हर मंथ रिलीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि एक तो आपके करंट अफेयर्स दे रहते हैं, साथ ही साथ मेंस लेवल के मॉक टेस्ट दिए रहते हैं, ऑफलाइन उसमें पजल्स दिए रहते हैं। वो बहुत ही अच्छे पजल्स होते हैं, अच्छे लेवल के। उसको जाइए सॉल्व कीजिए। और अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही है मार्केट में, तो मेंस लेवल की एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट खरीद लो आप। उसमें क्या होता है कि उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है। ऑनलाइन तो हमको करना ही है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना कि वो अपने आप को 100% ऑनलाइन मटेरियल पे ही डिपेंडेंट कर रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हर सोर्सेज को ना बारीकी से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन करते 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 हैबिचुअल हो चुके हैं और ऑफलाइन चीज़ें क्या चल रही हैं उसके बारे में आपको आइडिया है नहीं, और हम पेन पेपर पे हर चीज़ सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करते रहें। तो प्रैक्टिस सेट आप जाके खरीद सकते हो। मेंस की सेपरेट प्रैक्टिस सेट आती है, 20 सेट्स की आती है, 35 सेट्स की आती है। अलग अलग बुक्स हैं, उनको जाइए, 450-500 के करीब आपकी बुक आएगी, उसको परचेज़ कर लीजिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स आपके पास होनी चाहिए, मटेरियल आपके पास होनी चाहिए। आज नहीं तो कल, लेकिन आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे मेंस लेवल के मॉक टेस्ट को तो भी फ़ायदा है। अदरवाइज़ भाई आपके पास ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक का रखे होंगे आप, अड्डा का रखे होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का रखे होंगे, ऑलिव बोर्ड का रखे होंगे। मेंस लेवल का मॉक टेस्ट जाइए, इनके यहाँ सेक्शनल भी प्रोवाइड करता है। अब आपके पास कन्फ्यूज़न क्या होता है, सर रीजनिंग का जो पजल है वो हमसे सॉल्व हो नहीं रहा है, कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिससे हम रीजनिंग का जो पजल है वो पढ़ लें। रीजनिंग आपको कोई बुक पढ़ा ही नहीं सकती। मैं आपसे साफ एंड सिंपल बातें कह देता हूँ कि रीजनिंग आप किसी बुक से पढ़ नहीं सकते हो। रीजनिंग या तो आप किसी टीचर से पढ़ेंगे, या तो आपको खुद सॉल्व करते 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 ही आएगा। अब जो लोग मेंस का मॉक टेस्ट अभी नहीं देंगे, या सेशनल मॉक टेस्ट वो लोग मेंस का नहीं देंगे, उनका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर ओवर नहीं होने वाला है। हो सकता है आप लोग प्रीलिम्स निकाल लो, लेकिन आप लोग मेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक फैक्ट आपको मालूम होगा कि मेंस में सिर्फ आपको मेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना होता है, आपको कट ऑफ से एक्चुअली में 10-12 नंबर ज़्यादा लाना होता है। तब कहीं आप इंटरव्यू में, अगर आपका इंटरव्यू ऑन एवरेज गया, तब आप आरआरबी पीओ के फाइनल लिस्ट में आते हो। मैंने आरआरबी पीओ 2 बार अटैम्प्ट किया था, मैं बता रहा हूँ 2 बार मैंने आरआरबी पीओ अटैम्प्ट किया था। पहली बार में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ था, मेंस एग्जामिनेशन मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ता था, मैंने कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया था, मैं सिर्फ पढ़ रहा था। मैं पहला अटैम्प्ट दे के आया तो मुझे पता चला कि मेरे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मॉक टेस्ट में चीज़ें अलग रही थी और मैं 12-12 घंटे पढ़ रहा था। वो चीज़ें मेरे मॉक टेस्ट में फ़ायदा आई नहीं थी। फिर मैंने खुद बहुत सर्च किया, 1 साल तक मैंने बहुत रिसर्च किया कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर मैं पढ़ने से ज़्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट पर डिपेंड हो गया। अगर मेरे पास 1 घंटा खाली बैठा है तो मैं उसमें पढ़ने से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रेफर करता था, सेक्शनल मॉक टेस्ट। मैंने बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया। मैं जैसे अभी आपके पास 45 डेज़ है, तो मैं 45 डेज़ में, मतलब मैं अगर आरआरबी पीओ की बात करूं कि 21 में मैंने आरआरबी पीओ क्लियर किया हुआ है, तो 21 में मैं मेंस का कम से कम मैंने 70 to 80 मॉक टेस्ट दे रखा था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मैं इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन आपके पास मेंस का मॉक टेस्ट इतना अवेलेबल है नहीं, इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेंस का मॉक टेस्ट तो अभी क्या होता है कि लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ये लोग प्रोवाइड कराते हैं ना, बार बार लेट में खुलता है। इसलिए मैंने ऑफलाइन 2 बुक खरीद रखी थी जिसमें 35 सेट था मेंस का। तो मैं ऑनलाइन अगर खुल रहा है तो मैं ऑनलाइन
उसको देता था और साथ ही साथ मैं ऑफलाइन भी देता था। तो मैंने लगभग इतने मॉक टेस्ट दे रखे थे मेंस के, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगले साल मेरा मेंस क्लियर हुआ आरआरबी का, और कट ऑफ से लगभग 14 से 15 नंबर से ज़्यादा आया था। फिर हम इंटरव्यू देने गए थे, तो मेरा इंटरव्यू में भी ऑन एवरेज अच्छा नंबर आया था, तो फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। यही ऐसे बच्चे जो मेंस को ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस होगा कि वो प्रीलिम्स पे फोकस करें। वो अच्छी चीज़ है, प्रीलिम्स से आप फोकस करिए, लेकिन अगर मेंस को आप लाइटली ले रहे हो कि भाई मेरा प्री निकल जाए फिर मैं मेंस क्लियर कर लूँगा, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्योंकि एक तो प्रीलिम्स निकालना ही अपने आप में टफ है, और अगर आप प्रीलिम्स निकाल लो और मेंस में जाके ये गलती कर रहे हो कि सिर्फ पढ़ रहे हो, आप सेक्शनल दे नहीं रहे हो, तो आपका मेंस एग्जामिनेशन क्लियर होने नहीं वाला है। तो भाई मेंस के लिए मैं आपसे पहले ही बता रखा हूँ कि अभी से हर दिन आप क्या करोगे, हर दिन आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे और उसको अच्छे से बारीकी से डिस्कशन भी करोगे उसका। अगर हिंदी के ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या इंग्लिश के ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक क्वेश्चन आपका क्यों गलत हो रहा है उसका आंसर आपको सर्च करना बहुत ज़रूरी है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोगे। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ अड्डा आपने परचेज़ कर लिया है तो अड्डा पे ही दिए जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक परचेज़ कर लिया है तो टेक्स्ट बुक पे ही दिए जा रहे हैं। अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे, और जब आप 4-5 सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको एक मेंस का मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू करना है। हर 3 से चौथे दिन, हर तीसरे से चौथे दिन आप मेंस का मॉक टेस्ट देंगे। मैटर नहीं करता है कि उसमें आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं, उसमें आपके नंबर ख़राब आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अभी सिर्फ आपको इतना करना है कि मेंस का मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, और ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपका मेंस भी क्लियर होगा, प्री भी क्लियर होगा। इंटरव्यू के लिए तो मैं अलग से सेशन आपके लिए लाऊंगा, तो मैं वो बताऊंगा आपको। ये चीज़ें आपको सिंपल एज इट फॉलो करनी है। एक बार मैं पूरा समराइज़ कर दे रहा हूँ फिर से 5 मिनट, और लास्ट में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करूँगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहली बात, प्रीलिम्स में क्या क्या आ रहा है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, अर्थमेटिक पूरा क्लियर रखिए, रीजनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, चाइनीज़ कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब पे बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके नंबर्स अपने माइंड में रखे रहिए। सेम एज इट अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें भी भाई कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज़ कीजिए, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सब ध्यान में रखिए। टेबल्स पूरा 25 तक लर्न रखिए, कहीं भी कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन में आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही आपका टाइम और वेस्ट जाएगा। एक सेकंड की यहाँ पे वैल्यू है। अर्थमेटिक पूरा प्रिपेयर रखिए। ये हो गया प्रीलिम्स का। मेंस की मैंने आपको बता रखा है भाई, डेली अभी से सेक्शनल लीजिए, हर तीसरे दिन आप मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए। ये चीज़ अगर आप करते हो तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है कि आपका प्रीलिम्स भी निकले और मेंस ना निकले, ऐसा भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। बस आपको ये करना है और शिद्दत से करना है, और ये टाइम ऐसा है कि इन सब बाकी सारी जो आपको चीज़ें हैं उनको अवॉइड करिए। जहाँ पे आपका ध्यान भटक रहा है, पढ़ाई से आप दूर भाग रहे हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आज आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। जो बिगनर हैं, जो अभी बिगनर हैं, जो पहली बार अटेम्प्ट करने वाले हैं, वो अभी एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देंगे और अभी कमेंट करेंगे कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म से ये नंबर वाला मॉक टेस्ट दिया है। उस पर बाकी बच्चे भी कमेंट करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे कि किसके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। मान लो अगर अड्डा का आप प्रीलिम्स का 10 नंबर वाला मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप आज दे लो प्रीलिम्स का 10 नंबर वाला मॉक टेस्ट, कमेंट करिए, और उस पर जो भी बच्चे कमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने अपने मार्क्स शेयर करेंगे, परसेंटाइल शेयर करेंगे, और हम एक दूसरे की पोजीशन चेक करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और हम ग्रो करेंगे। हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और हम ग्रो करेंगे। हमारी एक टीम होनी चाहिए। तो आप प्री का देंगे जो बिगनर है, और जो ये मान के चल रहे हैं वो कॉन्फिडेंट है भाई, उनके परसेंटाइल हमेशा 95% से ऊपर है, उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा, वो आज एक मेंस का मॉक टेस्ट देंगे। अगर आज आप दे तो अगर आप आज दे लेते हैं तो आज मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए, अदरवाइज कल आप देंगे मेंस का मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 2 दे सकते हैं, अड्डा का मॉक नंबर 3 दे सकते हैं। जो भी मॉक टेस्ट आप मेंस का देते हैं उसको मेंस का मॉक टेस्ट आप दें, उसमें अपना नंबर और परसेंटाइल शेयर करें, लेवल शेयर करें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है कि मॉक टेस्ट कैसा बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, किस लेवल का मॉक टेस्ट है, वो सारे आप कमेंट्स करेंगे, हम सब आपस में शेयर करेंगे, सारे एस्पिरेंट्स एक दूसरे से मिलके, और सीखेंगे कि कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मेरा आज आपके लिए काम है कि एक तो आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देंगे जो बिगनर्स हैं, और जो थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं वो आज मेंस का मॉक टेस्ट देंगे। एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे आप, मैं रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। जो भी जेन्युइन कमेंट्स रहते हैं मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। हाँ, तो आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और 45 डेज़ की स्टडी प्लान है, इसको फॉलो ज़रूर करो भाई, फॉलो करिए, सिलेक्शन लीजिए और यहाँ आके कमेंट कीजिए। अगर पुराने वीडियोज़ पर आप देखते हो तो बहुत सारे ऐसे
कमेंट्स हैं कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हमने ये एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट आपका भी हो, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ कि सर मैंने ये चीज़ फॉलो किया और आज मैं इस ब्रांच में हूँ, इस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट।